हेलो बच्चों, और आज स्टार्टिंग कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को जो अभी बिल्कुल महीने भर पुराना है और इतने कमेंट, इतना स्नेह आप लोगों ने जो दिया है, और जब अफेक्शन बढ़ता है किसी चीज़ से, मेरे चैनल से, तो बच्चे अपनी डिमांड भी करने लगते हैं, डिज़ायर भी रखने लगते हैं। तो एक डिमांड बार बार मेरे सामने आ रही है कि सर एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ कहें। तो मैं उसी चीज़ को लेकर आया हूँ क्योंकि बार बार डिमांड आई है। ध्यान रहे, नेचर में कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं इनकी अपन काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करने वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनको यदि अपन पकड़ लें, यदि उनको अपन सीख लें, तो ऐसा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। हम जब पुराने पेपर देखेंगे तो हम पाएंगे कि बार बार एक प्रॉब्लम मिलती है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन मिलेंगे, या इसका उल्टा कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यदि मैंने सीखा हुआ है तो मेरा आंसर वो तुरंत बनता है और बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। तो क्यों न अपन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, और मेरे 4 पॉइंट ध्यान रखें, उनमें से किसी एक पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ढंग से सीखते जाना बच्चों कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। और उसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो आ रहा है सिज्विक हाइपोथेसिस से। सबने वैज्ञानिक का नाम सुना है, उसने एक स्टेटमेंट दिया हमें कि कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि कोई एटम अपने पास प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करता है, अपने पेड इलेक्ट्रॉन्स को भी अनपेड में कन्वर्ट करता है, और इस कारण वो अपने पास प्रेजेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है, या कह दो अपनी कोवैलेंसी को इंप्रूव या इंक्रीज कर लेता है। तो मैं सिज्विक हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट बोला है मैंने, सिज्विक हाइपोथेसिस। तो ये लीजिए बच्चों, मैं सिज्विक हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं, और मैंने स्टेटमेंट बोल दिया है कि कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यदि ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो वो अपने पेड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड में कन्वर्ट करता है। तो समझते जाना, मैंने एज ए एग्जाम्पल बोरोन लिया, और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और हमें पता है ग्राउंड स्टेट में बोरोन जो है वो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन हम जानते हैं कि बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मली। तो कैसे बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन, इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक्साइटेड होगा। तो मेरे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई जिसमें यहाँ 1 और यहाँ 2, मतलब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 हो गए। अब 3 बॉन्ड नॉर्मली या इजिली बन जाएंगे, जैसे किसी से भी बना लो। मान लो मैंने हाइड्रोजन से बना लिए, तो ये 3 बॉन्ड नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अभी भी इसके पास 2p में एक ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये एक हाइड्राइड आयन से इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली BH4 माइनस बन गया, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। अब मैंने बोरोन फैमिली का ही मेंबर एल्यूमिनियम लिया मान लो, और मुझे पता है कि केवल एक शैली तो बढ़नी है, और ये इसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसके 3s में 2 और 3p में मेरे पास 1 है। लेकिन ज़बरदस्त बात है बच्चों कि चूंकि ये 3rd पीरियड का मेंबर है, तो इसके पास 3d भी तो वैकेंट पड़ा है। तो अब क्या होगा कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइटेड करता है, और मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मेरे पास 2 अनपेड आ गए, और आगे 3d वैकेंट पड़ा है। ये लो 3d वैकेंट पड़ा है। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैं इससे 3 कोई बॉन्ड बना दूं, मान लो फ्लोरीन से बना दिए मैंने, ये लो, तो AlF3 बन गया। AlF3 इजीली पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं। इन वैकेंट ऑर्बिटल में ये 3 फ्लोराइड आयनों से 3 लोन पेयर और एक्सेप्ट करता है, और अल्टीमेटली AlF6 3- भी बन जाता है। अब पॉइंट ये आया, सर ऑर्बिटल आगे भी तो और वैकेंट पड़े हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुए। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूं बच्चों कि कोई भी एटम है मेरा, जो सेंट्रल एटम है, वो मैक्सिमम 6 या 7 बॉन्ड बना पाता है। वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 तक ले जा सकता है। इससे ज्यादा क्यों नहीं इंप्रूव हो पाती, क्योंकि सेंट्रल एटम, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ये लिख दिया, एल्यूमिनियम छोटा सा एटम पड़ा है मेरे पास, या इस तरह से मैंने एल्यूमिनियम का साइज बना दिया मान लो। अब 6 फ्लोरीन एटम इसको जब सराउंड करेंगे
तो एल्यूमिनियम कंप्लीटली सराउंड हो गया, अब सातवें मॉलिक्यूल के यहां अटैच होने की संभावना नहीं है मेरे पास। दैट्स वाई ऑर्बिटल खाली होते हुए भी और फ्लोराइड आयनों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं अपनी इस प्रॉब्लम पे आता हूं। मान लीजिए मैं वापस बोरॉन पे आ गया और मैं क्या पाता हूं, इसने 4 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन अब अगला बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इनके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता। तो एक जनरल पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, वो जनरल पॉइंट ध्यान रखें क्या, कि जो सेकंड पीरियड मेंबर होते हैं, सेकंड पीरियड मेंबर बोल रहा हूं मैं, उनके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होती। उनके पास पीरियड सेकंड है तो 2 ही सबसेल होगी, s ऑर्बिटल मेरे पास 4 है तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो मेरा जबरदस्त पॉइंट ध्यान रखें बच्चों कि सेकंड पीरियड मेंबर्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेकंड पीरियड का मेंबर सेंट्रल एटम है और वहां मैं 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जब भी आपको नॉन एग्जिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल पूछे यदि सेकंड पीरियड के मेंबर में 4 से ज्यादा बॉन्ड बने हुए हैं, कॉन्फिडेंटली कहिए वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि सेकंड पीरियड वाले 4 ही कोवैलेंसी मैक्सिमम क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। और सेकंड पीरियड के अलावा जो बाकी पीरियड के मेंबर हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा कर लेते हैं, एक्सीड कर लेते हैं, मोर देन 4 शो करते हैं। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूं, जैसे अभी बात हुई, मैंने लिखना है कि AlF6 3- तो पॉसिबल हो गया। कैसे हुआ मैंने समझाया, ये तो पॉसिबल है, जबकि मैं BF6 3- लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा ये इम्पॉसिबल है। अब इसको रटना नहीं है, बोरॉन सेकंड पीरियड का 6 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। आपने क्या सीखा हमेशा के लिए कि SiF6 2- पॉसिबल है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है, 6 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन कार्बन इसी की ग्रुप का मेंबर, लेकिन वो सेकंड पीरियड का मेंबर, और मान लो मुझे किसी ने CF6 2- लिख दिया, मैं कहूंगा पॉसिबल नहीं है। सबने पढ़ा है कि PCl5 या फास्फोरस के पेंटाइलाइड पॉसिबल होते हैं। हम ये बात 11th क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि NCl5 पॉसिबल नहीं होता। कोई पूछे कि ये सारे मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है, मेरा एक ही जवाब है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ध्यान रखना बच्चों, जब कभी भी सेकंड पीरियड मेंबर के सेकंड पीरियड मेंबर सेंट्रल एटम और 4 से ज्यादा बॉन्ड बने हुए नजर आए, मना कर दो, ऐसा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता। ये पहला पॉइंट हो गया है। मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, नॉन एग्जिस्टेंस में। सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन जो है वो भी डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। मैं कुछ एग्जांपल लेकर इस बात को समझाता हूं, समझना और रटने की कोशिश मत करना, मेरी बात समझकर उसको दिमाग में हमेशा के लिए सेव करें, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपनी बात तुरंत अप्लाई करें, इमीडिएट हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखकर प्रॉब्लम राइज करता हूं, समझना। जैसे मैंने एक बात बोली, सबने पढ़ा है कि SF6 तो होता है, लेकिन SH6 नहीं होता। ये क्वेश्चन एक जनरल सा क्वेश्चन लिखा मैंने। हमने अभी भी लिखा कि PCl5 तो पॉसिबल है, जबकि PH5 जो है पॉसिबल नहीं है। ऐसे सैकड़ों और एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, सैकड़ों और एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा XeF2 तो पॉसिबल है, जबकि XeH2 पॉसिबल नहीं है। मैं लिखता हूं XeF4 जो है पॉसिबल है, जबकि XeH4 पॉसिबल नहीं है। अब हजारों और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मुझे उनको रटना नहीं है, मेरी बात पे जाएं कि आखिर ऐसा क्यों। सेम सेंट्रल एटम, लेकिन टर्मिनल एटम चेंज होती, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है एग्जिस्ट होने की और नहीं भी हो सकती। तो मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, देखिए ये जो भी मैंने लिखे ये सब के सब सेकंड पीरियड के अलावा थे, मतलब ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी है, 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी है, फिर ये मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है। तो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन, वैकेंट डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है कि उसको पार्टिसिपेट करवा लिया। डी ऑर्बिटल तभी पार्टिसिपेट करेगा जब En ऑफ टर्मिनल एटम ग्रेटर देन हो En ऑफ सेंट्रल एटम से। ये कहानी है। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है
मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा, या कह दूं डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएगा। अब आ जाओ, यहां फ्लोरीन की ईएन सल्फर से ज्यादा है, देयरफॉर यहां डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए सल्फर अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा कर गया। यहां आप देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से कम है। सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हुए भी वो 6 कोवेलेंसी शो नहीं कर पाया। सेम कहानी चल रही है, टर्मिनल एटम की ईएन सेंट्रल से ज्यादा चल रही है, ऐसे मॉलिक्यूल पॉसिबल है, और जहां टर्मिनल एटम की ईएन सेंट्रल एटम से कम है वहां आप अपनी कोवेलेंसी एक्सीड नहीं कर पाएंगे। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो, अच्छी तरह से आ गया हो। एक बात और सीखना, जैसे मैंने SF2 लिखा, मान लो सल्फर ने 2 बॉन्ड बना लिए, मैंने सल्फर के साथ 2 ही हाइड्रोजन जोड़े, H2S, सबको पता है H2S पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि H2S बनते समय डी ऑर्बिटल का रोल ही नहीं है, केवल सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे p में और उन्होंने बॉन्ड बना लिया, यहां डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए ये मॉलिक्यूल पॉसिबल हो गया। कहीं ऐसा मत समझना कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन कभी अटैच ही नहीं हो पाएगा। डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा समझना बच्चों। जैसे मान लो मैंने SF6 का एग्जाम्पल लिया, SF6 क्यों बन गया? सल्फर की आउटर मोस्ट शेल 3rd है, ध्यान रहे, और उसमें 3 सब शेल हैं, मेरे पास Sb है, मेरे पास Pb है और मेरे पास D भी है। मैंने 3S 3P और 3D बनाया बच्चों, और ये न्यूक्लियस है। अब आप जानते हैं कि जब कोवेलेंसी बढ़ाई जाती है, अभी समझाया था मैंने, तो आप अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके अनपेयर्ड में बदलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी वाले सब शेल में जाता है। ये तभी जा पाएगा जब ये चीज इजीली पॉसिबल होगी। तो मुझे यदि SF6 बनाना है, कैसे बना SF6? सल्फर जो है, सल्फर की बात कर रहा हूं, 3S2 3P4 सभी परिचित हैं। 3S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3P में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हुंड रूल से अपन ने ये पेयरिंग कर दिया। आगे 3D वैकेंट पड़ा है, ये लो, ये 3D, ये 3P और ये 3S। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड तो ग्राउंड स्टेट में बना लेगा, लेकिन बॉन्ड आपके सामने है कि मैं SF6 की बात करूं, सल्फर ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब जरूर यहां इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन हुआ है। कैसे हुआ होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां गया, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां गया, तब जाके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तब जाके 6 बॉन्ड बने। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हुए हैं तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी तो है यहां। यदि इन सब शेल्स के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा पता है? अब ये होगा कि जब सल्फर पे अटैच एटम जो है मेरा, फ्लोरीन या कोई भी जिसकी ईएन सल्फर से ज्यादा या सेंट्रल एटम से ज्यादा है, तो ईएन डिफरेंस होने से सेंट्रल एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने से उसके न्यूक्लियस का, सल्फर के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से जो ये गैप है, जो 3D यहां था मान लो, वो 3D यहां शिफ्ट हो गया, मतलब न्यूक्लियस के पास आ गया। मतलब ये एनर्जी गैप क्या हो गए? पहले से कम हो गए। कम हो गए तो इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। मैं यदि ये बनाना चाहूं SH6 तो ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये गैप कम नहीं हो पाता, क्योंकि इस केस में मेरे सेंट्रल एटम पे डेल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, या ऐसा बोल दो सल्फर का ENC इंक्रीज नहीं हुआ। ये शर्त समझ में आ गई हो? इसलिए ध्यान रखना, आप डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तभी कर पाएंगे जब टर्मिनल एटम का EN जो है सेंट्रल एटम से क्या हो? ज्यादा हो। ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है बच्चों। तो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा के लिए सीख डालें। मैं थर्ड कंडीशन पे आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड कंडीशन जो है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। स्टेरिक रिपल्शन कह सकते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं। सुनते जाना मेरी बात। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टर्मिनल एटम जो है उसका नंबर बढ़ रहा है और उसका साइज बढ़ रहा है, नंबर और साइज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट होने की संभावनाएं कम होने लगती हैं। वैसे वैसे संभावना कम होने लगती है। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, हमेशा के लिए सेव कर लें कि जो हायर कोवेलेंसी है ना, 6 कोवेलेंसी 7 कोवेलेंसी, वो छोटे एटम के साथ, स्पेशली फ्लोरीन के साथ ही सेटिस्फाइड की जाती है। तभी तो आपने पाया देखिए SF6 पॉसिबल है, लिखा हुआ पड़ा है बोर्ड पर, लेकिन क्या तुमने कभी SCl6 या Si6 लिखा हुआ देखा?
आप सोचेंगे सर एक एग्जाम्पल लिख दिया बाकी एग्जिस्ट करते होंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सब ने IF7 पढ़ा है क्या? कभी आपने ICL7 या IBR7 पढ़ा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा कि बात पकड़ में आ गई होगी मेरी अच्छी तरह से। तो ध्यान रहे, आपको 6 या ज्यादा कोवेलेंसी केवल और केवल फ्लोरीन के साथ मिलनी है। क्यों भाई? अब देखो आयोडीन जो है वो मेरा ये आयोडीन है मान लो, और ये मेरे पास ये मैंने फ्लोरीन लिख दिए और इन्होंने सराउंड कर लिया। अब इसी फ्लोरीन की जगह मान लीजिए मैं ब्रोमीन ले आता, तो 7 ब्रोमीन या 6 ब्रोमीन सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 6 या 7 कोवेलेंसी आ रही है सेंट्रल एटम की, लेकिन फ्लोरीन के अलावा कहीं आ रही है, तो ध्यान रखना वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। केवल 6 कोवेलेंसी फ्लोरीन के अलावा 3 ही मॉलिक्यूल में याद रखनी है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो बार बार पेपर में आ रहे हैं। एक तो आ रहा है PCl6 माइनस, मतलब 6 कोवेलेंसी है देखो, और फ्लोरीन के अलावा है, ये एग्जिस्ट करता है ऐसा बोल रहा हूं। इसके अलावा GeCl6 माइनस, जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड 2 माइनस, ये भी एग्जिस्ट करता है, और एक SnOH6 माइनस। बच्चों ये 3 मॉलिक्यूल आप हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो कि ये 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें टर्मिनल एटम फ्लोरीन नहीं है, उसके बावजूद 6 कोवेलेंसी पॉसिबल है। इन 3 के अलावा कहीं भी 6 कोवेलेंसी या 7 कोवेलेंसी फ्लोरीन के अलावा मिल रही है, क्या तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैं कहूं कि मेरी डी ब्लॉक में लिखा हुआ है कि MnF7 इम्पॉसिबल है, कि फ्लोरीन, अभी तो आप कह रहे हैं सर 7 कोवेलेंसी फ्लोरीन के साथ आ जाएगी। ध्यान रहे, मैग्नीज के साथ भी फ्लोरीन 7 कोवेलेंसी शो नहीं कर पाता, क्योंकि मैग्नीज को 7 फ्लोरीन सराउंड करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मत समझ लें कि 7 कोवेलेंसी फ्लोरीन हर एलिमेंट के साथ शो कर देगा, केवल अपन IF7 लिखते हैं, उसके अलावा कहीं भी 7 कोवेलेंसी भी नहीं आएगी, फ्लोरीन के साथ भी नहीं आएगी, तो Mn7 भी इम्पॉसिबल है। केवल मैग्नीज जो है 4 फ्लोरीन से ही बॉन्ड बना पाता है, ये डी ब्लॉक में लिखा हुआ है। केवल MnF4 ही पॉसिबल है, इसका मतलब 5 और 6 वाला Mn हेक्सा पेंटा फ्लोराइड और हेक्सा फ्लोराइड भी पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रहे। तो मेरा थर्ड पॉइंट समझ में आ गया हो कि जैसे जैसे मैं टर्मिनल एटम का नंबर बढ़ाता हूं, उसका साइज बढ़ाता हूं, तो स्ट्रिक रिपल्शन होने लगते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाते। और ये 3 मॉलिक्यूल याद कर लें हमेशा के लिए, जिनमें 6 कोवेलेंसी अदर देन फ्लोरीन पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। 3 पॉइंट हो गए बच्चों। चौथे और लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, और वो पॉइंट है रेडॉक्स रिएक्शन। यदि किसी मॉलिक्यूल के जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट हैं, वो उनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसा मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहां केवल 8 मॉलिक्यूल बता रहा हूं, उन मॉलिक्यूल्स का भी ध्यान रखें, वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, जब भी मेरे मॉलिक्यूल में एनायनिक और कैटायनिक पार्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और समझते जाओ, बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बहुत बार क्या, कि जो लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की एप्लीकेशन में भी बताई थी, मेरी इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली वीडियो में भी ये बात आई थी। उस दिन भी मैंने कहा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, और आज मैंने अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा किया है। तो ढंग से सीखना, PbI4 इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट नहीं कर। कारण क्या है? लेड +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इमीडिएटली ये PbI2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में नहीं रहता। ये पॉइंट ध्यान रखे बच्चों। एक पॉइंट और मैं बोल दूं, एक जनरल पॉइंट बोल दूं, कि जब भी मेरा सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में और साथ में आयोडाइन आयन लगा हुआ है, तो I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सेंट्रल एटम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और आपस में एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे और लोअर फॉर्म में आ जाएंगे। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो?
दूसरी बात, ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूं BiI5 इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले वीडियो की बात कर रहा हूं। अब बिस्मिथ +5 में मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- मुझे पता है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद करो मैंने उस दिन भी बोला था कि ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये ट्राई आयोडाइड प्रोडक्ट में बदल जाएगा, साथ में आयोडीन बन जाएगी। इसी तरह से BiBr5 और BiCl5 ये दो भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये दो भी नहीं करते। इसका कारण रेडॉक्स नहीं है, इसका कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, जिसका वीडियो तुम्हें मिल चुका है। रिकॉल उस वीडियो से कर सकते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये 5 बॉन्ड नहीं बना पाते। क्लियर? तो बिस्मिथ के 3 कंपाउंड हो गए और अपनी एनसीईआरटी के 15th ग्रुप में साफ तौर से लिखा हुआ है कि बिस्मिथ +5 में केवल एक ही मॉलिक्यूल बनाता है, BiF5। बच्चों ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में हो जाएगा। बिस्मिथ +5 में केवल पेंटाफ्लोराइड बनाता है, ना उसका आयोडाइड, ना उसका क्लोराइड और ना उसका ब्रोमाइड पॉसिबल है। आयोडाइड नहीं होने के पीछे तो रेडॉक्स है, बाकी 2 केसेस में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। मेरे अभी तक 3 मॉलिक्यूल बिस्मिथ के और 1 मॉलिक्यूल लेड का आ गया है। मैंने कहा था मैं 8 मॉलिक्यूल बताऊंगा। अगली बात देखो, FeI3 भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। मैं फिर बोलूं, आयोडो प्रोडक्ट ही बार बार आए कि I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत ये FeI2 में बदलेगा और साथ में आयोडीन हटा दी मैंने, ध्यान रहे। फिर कहूंगा Fe+3 Fe+2 में आ गया और वो I- से 0 में चला गया, एक ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसी तरह से कहूंगा CuI2, फिर देखो बार बार आयोडो ही आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तुरंत Cu2I2 में बदलता है, +I2 बन जाती है, वही कारण रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। जबरदस्त बात एक और है बच्चों, वो ये कि CuCN2 भी पॉसिबल नहीं है। ये भी CuCN में या Cu2CN2, जिसको CuCN भी बोल सकता हूं मैं, कन्वर्ट होता है, साथ में Cn का होल ट्वाइस बनता है और इसको साइनोजन गैस बोला जाता है बच्चों। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे Cn- भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दे, एक नया पॉइंट, एक बहुत शानदार बात बोल रहा हूं कि I- को अपन हेलाइड आयन बोलते हैं, X- को अपन हेलाइड आयन बोलते हैं, Cn- को सूडो हेलाइड आयन बोला जाता है। सूडो हेलाइड आयन पता है कौन से होते हैं? वो मोनोनेगेटिव एनायंस, पॉली एटॉमिक मोनोनेगेटिव आयन बोलना चाहिए। मतलब उसमें एटम भी एक से ज्यादा हो और उस पर चार्ज नेगेटिव हो, लेकिन शर्त है उस फॉर्मूले में मिनिमम 1 नाइट्रोजन हो। दोबारा बोल रहा हूं, पॉली एटॉमिक मोनोनेगेटिव एनायन इन विच एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आर कॉल्ड सूडो हेलाइड आयंस। जैसे Cn-, जैसे N3-, जैसे SCN-, जैसे NCS-, ये सारे के सारे सूडो हेलाइड आयन है बच्चों। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिमिलर पैटर्न से रिएक्शन जो यहां हुई थी वो यहां हो गई। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रहे बच्चों, जो आपने डिमांड की वो मैंने पूरी की। अब मेरी भी एक शर्त है कि इस चीज़ को सीखें और क्वेश्चन सॉल्व करें और हमेशा सेलेक्ट होने की बात करें और हमेशा पॉजिटिवली काम करें और अपने आप को हेल्दी रखें, मस्त रहें और मेरे वीडियो देखकर व्यस्त रहें। ओके।